नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है और आज हम देवभूमि के दंगल में बात करेंगे धामी की ट्रिक, भाजपा की हैट्रिक। जी हाँ, उत्तराखंड समेत देश के अन्य राज्यों में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकसभा चुनाव के लिए अभी से किलेबंदी शुरू कर दी है। सीएम धामी एक तरफ जहां तमाम क्षेत्रों में रात्रि प्रवास करने के साथ ही करोड़ों योजनाओं की सौगात दे रहे हैं, वहीं सीएम धामी ने गढ़वाल लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों के कार्यों की समीक्षा की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ शब्दों में कहा है कि विकास कार्यों में किसी प्रकार की देरी ना हो, अधिकारी एक दूसरे पर काम का ठीकरा ना फोड़ें, धरातल पर कार्य दिखना चाहिए। वहीं इस बैठक में बद्रीनाथ विधानसभा के कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी ने मुख्यमंत्री पर जनप्रतिनिधियों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। भंडारी ने कहा है कि सीएम धामी ने गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों के लंबित विकास कार्यों की समीक्षा की। बद्रीनाथ विधानसभा भी गढ़वाल संसदीय के अंतर्गत आती है, लेकिन उन्हें बैठक में नहीं बुलाया गया। वहीं कांग्रेस का यह भी कहना है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड से गढ़वाल लोकसभा सीट में बीजेपी की स्थिति काफी खराब रही है, इसीलिए मुख्यमंत्री डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं, जिसका कोई लाभ नहीं होने वाला। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें तो कुल मिलाकर ठीक 1 साल का वक्त अभी बाकी है, लेकिन कवायद तैयारियों की बीजेपी की रणनीति जो है वो तेज होती नजर आ रही है लोकसभा चुनाव को लेकर। और अभी से रात्रि प्रवास की बात करें, इसके साथ साथ करोड़ों की योजनाओं का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। लगातार योजनाओं को गिनाने का कार्य कर रहे हैं और इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। रविंद्र कुमार हैं, बीजेपी प्रवक्ता, आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही सूरज सिंह नेगी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बिष्ट राजेश बिष्ट हैं आम आदमी पार्टी से, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही 2 मेहमान अब से कुछ ही देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे, कमलकांत जी और कुलदीप राणा जी। सबसे पहले आपके पास आएंगे रविंद्र कुमार जी, क्योंकि अभी 1 साल का वक्त है और जो लोकसभा चुनावी जो तैयारियां हैं वो तेज होती नजर आ रही हैं। जिस तरीके से योजनाओं को गिनाने का काम किया जा रहा है, रात्रि प्रवास कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, तो रणनीति काफी तेजी से उस पर काम किया जा रहा है। रूप से बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी सदैव चुनावों में जाने से पहले अपने सभी विकल्पों को चेक कर लेती है, उन पे काम कर लेती है, चाहे संगठन हो चाहे सरकार हो। पूरे तरीके से लग के मेहनत करके काम करते हैं कि हमें दोबारा से जनता के बीच में अपने किए हुए कामों को पहुंचा सके, अपने कामों को गिनवा सके, चाहे वो केंद्र पोषित योजनाएं हो चाहे सरकार द्वारा, स्टेट सरकार द्वारा हो। इन चीजों को लगातार लोगों के बीच में पहुंचाना हो, विधानसभा वाइज हो, लोकसभा वाइज हो, तो ये काम निरंतर पार्टी करती रहती है। लेकिन चूंकि 2024 में चुनाव होना है और इसका कहीं ना कहीं एक झलक, जिस प्रकार से 3 राज्यों में हमारी सरकार नॉर्थ ईस्ट के लगभग हमारी बनने जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक संकेत भी है कि अभी भी देश की जनता का मूड जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। और इस मूड को बरकरार रखना, इस मूड को जनता के को लगातार उसके बीच में रहना, अपने कार्यों के द्वारा अपनी जो हमारी किए हुए काम है, योजना है, उनके द्वारा
और अपने विधायकों द्वारा। मतलब तो कि उत्तराखंड की 5 सीटों पर पूरा फोकस बीजेपी का नजर आ रहा है। मूड को बरकरार रखने के लिए योजनाओं का बखान किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष लगातार कई अहम मुद्दों को लेकर घेरता भी नजर आ रहा है। जैसा कि बैठक में जो बद्रीनाथ विधानसभा के कांग्रेस अध्यक्ष विधायक माफ कीजिएगा राजेंद्र भंडारी ने जनप्रतिनिधियों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। आपके पास आएंगे सूरज सिंह जी। भेदभाव का आरोप लगाया गया है। देखिए, राज्य की जो निर्वाचित सरकार है उसकी जिम्मेदारी है कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में समान रूप से। जी सूरज सिंह जी बोलिए, अनम्यूट करिएगा। हेलो जी सुन पा रहे हैं दर्शक? मेरी आवाज जी हाँ। जी सूरज जी। देखिए, हाँ देखिए सोनी जी, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में, प्रदेश के सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकास हो। जी ये सरकार की जिम्मेदारी है। हम्म और जिस प्रकार से धामी जी ने विधानसभा लोक संसदीय क्षेत्र की जो है, लोकसभा क्षेत्र की जो है विधानसभा विधायकों को बुला करके समीक्षा बैठक की है, तो इससे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता क्या है। देखिए, केवल सत्ताधारी दल के विधायकों को अगर आप बुला रहे हैं और विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं, तो मतलब सरकार के स्तर पर आपको चुनावी समीक्षा कहना चाहिए था इसको। विकास की समीक्षा अगर कहते हैं आप, तो विकास में तो ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हमारे यहाँ पक्ष और विपक्ष है। यदि विपक्ष के विधायकों को आप नहीं बुलाते हैं तो निश्चित तौर से वहां की जनता का आप अपमान करते हैं, लोकतंत्र का अपमान करते हैं कि एक निर्वाचित विधायक को आप नहीं बुलाते विकास योजनाओं की समीक्षा के लिए। तो निश्चित तौर पर ये बहुत ओछी मानसिकता है और कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है कि आप मुख्यमंत्री जो बने हैं, एक संविधान के तहत बने हैं। आपकी जिम्मेदारी, देखिए, आप विकास अपने घर से पैसा खर्च करके नहीं बन रहे, ये जनता के पैसे से आप विकास करते हैं। तो विकास जनता का होना चाहिए और सामूहिक रूप से होना चाहिए। सबको बराबर के जो है हिस्सेदारी उसमें मिलनी चाहिए। सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास होना चाहिए। परंतु आप केवल इसलिए बद्रीनाथ के विधायक को नहीं बुलाते कि वो विपक्षी दल का विधायक है, तो ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और ये सरकार जब होती है तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सामूहिक रूप से वो पक्ष विपक्ष को न देकर केवल विकास की बात करे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी एजेंडा होता है वो केवल और केवल चुनाव जीतने के लिए काम करती है। उसको लोकतंत्र की मजबूती से कोई मतलब नहीं है, उसको संविधान की मजबूती से कोई लेना देना नहीं है। केवल और केवल चुनाव के लिए, सत्ता के लिए जो काम किया जाता है, वो निश्चित तौर पर इसी प्रकार का जो है ये घटनाएं तभी जो है सामने आती। राजेश बिष्ट जी इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? साथ ही लगातार देखा जाए तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं एक कंपटीशन नजर आता है। फोकस 5 सीटों में है बीजेपी का। अगर देखा जाए तो कई अहम मुद्दे ऐसे भी नजर आते हैं जो विपक्ष लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो सड़कों को लेकर बात करें या पहाड़ी जो एरिया हैं उनको लेकर बात करें, जिस तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और हाल ही में हुआ जो अंकिता भंडारी हत्याकांड, तो क्या माना जाए एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है? जी निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूंगा इस बात पे कि मैं जिस विधानसभा से आता हूँ जी, वो चंपावत जिले की विधानसभा है, लोहाघाट। आजकल मुख्यमंत्री जी प्रदेश की राजधानी को छोड़ के हर दूसरे दिन चंपावत पहुंच जा रहे हैं जी। हमारे लोग जो वहां पे रहते हैं, जिनको बेरोजगारी का दंश झेलना पड़ रहा है, जो पलायन से पीड़ित हैं, जहां अस्पताल नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, वहां के लोग हर दूसरे दिन ये इस उम्मीद से मुख्यमंत्री जी के पास जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी उनके दिए हुए आवेदन पे, उनके दिए हुए नोटिस पे शायद कोई अच्छा काम करेंगे। वो चंपावत आते हैं, सारे प्रशासन को उठा के अपने पास चंपावत बुला लेते हैं, दूर दूर से बड़े बड़े नेता उनके पास पहुंच जाते हैं। वहां पे देखने में यह आता है कि जो व्यक्ति सामूहिक रूप से कोई परेशानी लेके उनके पास पहुंच रहा है, उस परेशानी का हल नहीं होता है।
उन्होंने एक कैंप ऑफिस खोल दिया है वहां पे। उस कैंप ऑफिस पे आवेदन दीजिए, मुख्यमंत्री आते हैं, आवेदन लेते हैं, लेकिन जहां पे काम करने की बात आती है वहां पे काम करने में विफल है। ये स्टंटबाजी हो रही है। इनको सिर्फ ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर मैं चंपावत से लोगों ने मुझे बाय इलेक्शन जिताया है तो मैं कम से कम रोज इनके पास आके उपस्थिति दे दूं और इस सीट को अपनी परमानेंट सीट बना लूं, क्योंकि खटीमा के लोगों ने इनको नकार दिया। पहली चीज। दूसरी चीज, मैं ये समझ के चल रहा हूं कि 5 लोकसभा सीटों पे ये अभी से तैयारी में इसलिए लगे क्योंकि इन्होंने प्रदेश के लिए 5 साल का समय है। इनको आखिरी 5वें साल ध्यान आता है कि जनता के मुद्दों को उठा के चुनाव में जाना है। हर बार ऐसा होता है, जब 5वां साल आखिरी चरण जब चुनाव का आता है और इनको लगता है कि 27 में चुनाव आने वाला है, तो 26 में अपनी टीमों को एक्टिव करने का काम शुरू करते हैं, जो ये 24 की तैयारी में अभी से कर रहे हैं 23 में। आज प्रदेश का युवा बेरोजगार घूम रहा है। आज प्रदेश के अंदर 5 साल 2017 से 22 की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से एक बहुत ही मजबूत सरकार हमारे लोगों ने चुन के बीजेपी के रूप में बनाई, जिसके पास पूरा मैंडेट था। लेकिन 5 वर्षों में अगर हम किसी अस्पताल की बात करें, कोई अच्छा अस्पताल नहीं बना। किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात करें, कोई अच्छा कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है। पलायन की बात करें तो हमारे प्रदेश का युवा मुद्दे बहुत हैं राजेश जी, मुद्दे बहुत हैं। हमारे साथ कमलकांत शर्मा जी भी यूकेडी से जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपके पास आएंगे। लोकसभा की तैयारियां तेज होती नजर आ रही हैं। जिस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी रात्रि प्रवास पर हैं, योजनाओं को जन जन तक जो योजनाएं लॉन्च की गई पहुंचाई गई, उनका किस तरीके से लाभ उनको मिल पाया, योजनाएं गिनाने का भी काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन मसले आज भी हैं, जैसा कि ये राजेंद्र जी कह रहे थे, बेरोजगारी अहम मसला है, हम सब जानते हैं। कई सारी चीजें हैं जिसको घेरने की कवायद कहा जाए या फिर ये कहा जाए कि वाकई जो जनता है वो अभी भी पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। कमलकांत जी, देखिए, राज्य में तो बेरोजगारी एक तो चरम पर है ही, और जो उत्तराखंड में विभिन्न प्रकार की परेशानियां हैं, चाहे वो पलायन की देखिए, चाहे उत्तराखंड को अपनी एक स्थायी रूप से राजधानी की बात कर लीजिए, और चाहे उत्तराखंड की कृषि व्यवस्था को ही देख लीजिए, जो उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्रों में मात्र 1 से 2% रह चुकी है। मतलब उत्तराखंड में जो कृषि व्यवस्था है वो पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। तो उत्तराखंड में तो बेरोजगारी के मामले में तो बहुत ज्यादा दबाव तो है ही सरकार पर, लेकिन सरकार को कुछ करना भी चाहिए। हम खाली विरोध ही नहीं होता है, एक सरकार को खुद सोचना चाहिए आखिर इसको कैसे हम किया जा सके, ये भी सरकार को समझना चाहिए। खाली हम विरोध ही करते तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार उसको जो समझती नहीं है। दूसरा ये है कि राज्य में व्यवस्था, चाहे कानून की व्यवस्था को भी क्वेश्चन है। आपको कानून की अगर इतनी घटनाएं हुई हैं तो ये क्यों हुई है, तो ये भी चाहिए। और उत्तराखंड में परीक्षाएं देख लीजिए, बार बार परीक्षा होती है और लीक हो जा रही है, ये क्वेश्चन नहीं है। अगर वो ना माने तो ठीक है, नहीं माने तो फिर क्या है, उसमें तो सरकार को सोचना चाहिए। अगर हम विरोध कर दें तो खुद को भी सोचना चाहिए। बार बार परीक्षाएं हो रही है और लीक हो जा रही है, कोई व्यवस्था नहीं है इस राज्य के लिए, और आने वाले राज्य के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां भी हैं। तो इनको कैसे सरकार अच्छा कर सकती है, तो हम तो चाहेंगे कि सरकार अगर अच्छा करेगी तो अच्छी बात है। लेकिन अभी तक इनको 5-6 सालों में 5-6 सालों में देख लीजिए, इस राज्य में कोई विशेष कार्य जो जनता खुश हुई है, खाली एक वोट लेकर जीत जाना पैसों के बल पर, धन के बल पर, वो ठीक है। वो अपना डंडे बैनर उनर व्यवस्था है सरकार के पास, इतना बड़ा तंत्र है, उन व्यवस्थाओं से वो लड़कर जीत रही है। लेकिन जीतने का ये नहीं कि जनता खुश है उनसे। जीतना अलग मैटर है, एक सहानुभूति लेना और एक सच्चाई जो बात है। कब तक आदमी जीतता रहेगा, आदमी झूठ बुलाकर, एक समय तो आएगा वो पटक रविंद्र कुमार जी, इस बार मुद्दा क्या रहने वाला है? क्योंकि विकास के नाम पर सबका साथ सबका विकास की बात तो बार बार निकलकर सामने आती है, लेकिन आखिर ये सवाल क्यों खड़े हो जाते हैं? योजनाओं को लेकर, मतभेद को लेकर भेदभाव किया जा रहा है, इस तरीके के सवाल क्यों? देखिए सोनी जी, आप लगातार जितने भी हमारे विपक्ष के नेतागण हैं, आज आपके पैनलिस्ट, उनके सबके अगर आप वर्जन अगर सुनेंगे तो कहीं से लेके कहीं तक भी कोई भी इनके पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसे ये पिछले 10 साल से ना उठा रहे हो। 2 चुनाव इसी के ऊपर लड़े हैं इन्होंने यहाँ पे। अभी 2022 का भी लड़ा है, 2022 से पहले 2017 का भी चुनाव इसी पे लड़ा, और ये अभी फिर उसी मुद्दे पे लड़ेंगे। और बार बार जनता, देखिए जिस प्रकार से हमारे साथी
अभी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है पैसे धन बल के उपयोग से जो है लड़के जीत जाती है। मान्यवर, लड़ना यहाँ कोई हाथी घोड़े या भाला तलवार लेके लड़ना नहीं होता। यहाँ लोगों को अपनी बात समझाना पड़ती है, और लोगों के बीच में हमने काम किया इसलिए लोग हमें वोट देते हैं। लोग हमारी बातों में उलझ के कोई जादूगरी में फंस के हमें वोट नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा था तो आपको क्यों नहीं दिया? और अभी जिस प्रकार से हमारे साथी आम आदमी पार्टी वाले, भैया 86% 90% वोट मिला था चंपावत से। आप तो चुनाव भी नहीं लड़े थे वहां पे, कांग्रेस और आम आदमी मिलके चुनाव लड़ी थी, उपचुनाव। आप जिस प्रकार के, और आज देखिए सेवक आप रविंद्र कुमार जी ठीक है, जो अहम मुद्दे थे, विकास ही एक मुद्दा रहा है, विकास ही एक मुद्दा रहा है। विकास में क्या क्या चीजें आती हैं ये जरा दर्शकों को बताइएगा। बेरोजगारी दूर हो जानी चाहिए, पलायन अभी भी देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से पलायन हो रहा है, बेरोजगारी। तो देखिए सोनी, मैं आपसे 10 सेकंड लूंगा। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अगर आपने अभी जब बजट का सत्र था उसमें एक बात कही थी कि रोजगार को जो है ना, आप नौकरी से और रोजगार को तोल नहीं सकते एक साथ। आप बेरोजगारी का क्या पैमाना समझते हैं? जो एक आदमी अपना स्वयं का भी काम कर रहा है, इनके अनुसार अगर विपक्ष के अनुसार समझे, मान लीजिए मैं अपना कारोबार कर रहा हूं, मेरी अपनी दुकान है, तो मेरे को भी ये बेरोजगार की श्रेणी में रखते हैं क्योंकि सरकारी नौकरी नहीं मिली। तो सरकारी नौकरी करने वाला ही रोजगार होगा, ये इनके तर्क के अनुसार है। ये अभी भर्ती घोटाले का जिक्र कर लीजिए, बेरोजगारी का कोई पैमाना नहीं है, बेरोजगारी का हम कोई क्राइटेरिया निर्धारित करने के लिए नहीं बैठे हैं। मैं बात बता रहा हूँ ना कि ये बेरोजगार किसे कहते हैं। आपके पास अभी क्या स्टेटस? इन्होंने बेरोजगारी पे, महंगाई पे, इसको लेके 2022 में चुनाव अभी लड़ा है, और अभी ये नॉर्थ ईस्ट के चुनाव भी लड़े हैं, इन्हीं मुद्दों पे लड़े हैं इन्होंने, विपक्ष के लोगों ने। आपने क्या रिजल्ट देखा? आप बंगाल में लड़े थे ना, बंगाल में क्या हुआ था? सबसे बड़ी बेरोजगारों का वो आपने जुलूस निकाला था ना बंगाल में, आप उसी पर चुनाव लड़े थे, आपको याद होना चाहिए। बंगाल में भैया, बंगाल में बेरोजगारी है, राजस्थान में, भाई देश की सबसे बड़ी बेरोजगारी अगर कहीं है तो वो राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में करा था। आपको पता है अभी सर्वे में आपने आंकड़ा देखा है, उत्तराखंड का आंकड़ा देखा है कि कितना है बेरोजगारी का? देश में सबसे कम बेरोजगार अगर कहीं है युवक तो वह उत्तराखंड। चलिए, उत्तराखंड में बेरोजगारी नहीं है, फिजूल में ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। शायद हर कोई रोजगार है, और लेकिन बेवजह ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं। सरकार को घेरने की एक मंशा होगी शायद इसी वजह से, क्योंकि बार बार हम ऐसी खबरों से मुखातिब होते हैं। पलायन, बेरोजगारी, महंगाई, ये बेसिक मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार आवाज उठाई जाती है। आपके पास आएंगे सूरज सिंह नेगी जी। अगर देखा जाए तो आरोप ये भी है कि उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस का जो चरित्र है वो एक जैसा हो चुका है, ये इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए सोनी जी, भारतीय जनता पार्टी का अपना जो चाल चरित्र चेहरा था वो काफी समय पहले जो है खत्म हो चुका है, और भारतीय जनता पार्टी केवल आयातित नेताओं के भरोसे जो है चल रही है। तो वो पूरे देश का मामला हो चाहे उत्तराखंड का मामला हो, पूरे देश में 145 से ज्यादा सांसद जो है दूसरे दलों से आपने खरीद प्रयोग करके और किसी प्रकार से उनको जो है आयातित करके आप लेके आए हैं। उत्तराखंड में भी आधी सरकार जो है कांग्रेस समर्थित लोगों की है, जो कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग रहे हैं। तो ये बात तो अलग है कि आपके पास कोई नेता नहीं, कोई विजन नहीं है, केवल चुनाव जीतने के लिए आप केवल चुनाव जीतना ही अगर मानक है तो उसमें जो है दूसरे लोग क्या कर सकते हैं। परंतु जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र कह रहे हैं कि हम विकास के मुद्दे पर, और जो 17 में हमने मुद्दे उठाए, जो 22 में हमने मुद्दे उठाए, उन मुद्दों के बावजूद विपक्ष ने मुद्दे उठाए, और विपक्ष ने मुद्दे उठाने के बावजूद जो है इनको सत्ता सौंप दी। तो हमारा कहना यह है कि मुद्दे तो वही हैं, पर उन मुद्दों के साथ आपको यह भी सोचना पड़ेगा कि 61 से आप 47 पे आ गए। इनको आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि इन मुद्दों के आश्रय ही जो है आप 61 से जो है 47 पे आए। तो आप जनता ने नाराजगी प्रकट की है, नहीं तो आपको जो 61 से जो है 65 या 68 पर ले जाती जनता अगर आपसे खुश होती।
चुनाव आप किस प्रकार से लड़ते हैं, किस प्रकार जीतते हैं, वो अलग बात है। और आज पूरे देश दुनिया ये देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से और दूसरे तमाम अनुचित संसाधनों के माध्यम से कितना जो है धन इकट्ठा कर रहा है, ये सब लोगों को पता है। और किस प्रकार से आप जो है चुनाव में पैसे का, पद का, सत्ता का किस प्रकार से जो है आप दुरुपयोग करते हैं, वो सबने देखा है। और चंपावत भी इसका एक उदाहरण है कि चंपावत में एक प्रत्याशी नहीं चुनाव लड़ा, सरकार का मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहा है। और किस प्रकार से आप पैसे के वहां पर जो है पैसा बिखेरते हैं, किस प्रकार से संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं, सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, वो सबने देखा है। वो तो चंपावत की जो जनता है उसका रुझान देखने को मिलेगा आगामी समय में अगर देखा जाए। लेकिन लोकसभा चुनाव में अभी काफी समय बाकी है, अगर देखा जाए तो ठीक 1 साल बाकी है, लेकिन बावजूद इसके रणनीति अभी से बनाई जा रही है। और इसी रणनीति के तहत चाहे वो रात्रि प्रवास की बात करें या योजनाओं के बखान की बात करें, उस बातों का जिक्र और जन जन तक पहुंचने का भी काम शुरू हो गया है। चर्चा हमारी जारी रहेगी, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से तैयारियों में जुटे हुए हैं पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के सीएम, और लगातार जन जन तक योजनाओं को पहुंचाने का काम किया जा रहा है और साथ ही उनका बखान भी किया जा रहा है कि जो जनता का मूड है उसे भी टटोलने की एक कवायद कहा जा सकता है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं, कुलदीप राणा जी। कुलदीप राणा जी, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए तो प्रदेश बीजेपी की चुनावी नैया अब किस पतवार का सहारा लेगी इस बार? देखिए सोनी, उत्तराखंड में जो भाजपा की स्थिति है वो वनस्पत अन्य राजनीतिक दलों के बहुत मजबूत है, चाहे वो संगठन के स्तर पर हो या सरकार के स्तर पर हो। क्योंकि जो 2022 का जो विधानसभा चुनाव था, उस चुनाव में प्रदेश की जनता और विपक्ष के पास इतने मुद्दे थे जिनमें और जिनको लेकर के विपक्षी दल जनता के पास गए भी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से जनता ने उन तमाम सारी चीजों को नकारते हुए दोबारा भाजपा को सत्ता पर बैठा दिया। अभी मैं कई प्रवक्ताओं की बातें सुन रहा था। ये बात भी सही है कि पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव हार गए, लेकिन यह बात भी सत्य है कि वो वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं और चंपावत से एक बड़ी जीत के साथ जीते हैं जी। ठीक है। दूसरी बात यह है कि भाजपा के पास स्पष्ट बहुमत है। तो राज्य में जो जिन मुद्दों को लेकर के बात हो रही थी, अधिकांश जो नाराजगियां राज्य के पास थी, जनता के पास थी, वो राज्य सरकार को लेकर के ज्यादा रही हैं, केंद्र सरकार को लेकर के कम रही। बिल्कुल। उत्तराखंड का जो यहाँ का जो सामाजिक एक तरीके से ताना बाना है, मैं पहले भी कई बार ये बात कह चुका हूँ डिबेट में कि यहाँ के जो राजनीतिक दल रहे हैं, यहाँ की जो सामाजिक ताना बाना है, क्योंकि ये सैन्य बाहुल प्रदेश रहा है और इसकी वजह से भी, शायद इसकी वजह से भी ये राष्ट्रीय राजनीति की तरफ इसका झुकाव ज्यादा रहा। यही कारण है कि यहाँ या जो लोकसभा की सीटें चुनाव जब भी हुए, या तो भाजपा के पक्ष में गए या कांग्रेस के पक्ष में गए, वो किसी अन्य दल के पक्ष में नहीं गए या कोई निर्दलीय के पक्ष में ऐसा गए हों पिछले 20-22 सालों में, तो ऐसा कोई परिणाम सामने नहीं है। तो अब रही लोकसभा चुनाव की बात, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के उत्तराखंड की जनता में एक अलग दृष्टिकोण है। चाहे केदारनाथ पुनर्निर्माण रहा हो, बद्रीनाथ को लेकर के बात हुई हो, या जोशीमठ में जिस तरह से मामला निकल करके आया, उसके बाद केंद्र ने जो कमान अपने हाथ में लेकर के, चाहे मुआवजे को लेकर के या तमाम सारी चीजों को लेकर के बात कही हो, या उत्तराखंड में जो विकास योजनाओं को लेकर के अगर बात करें, चाहे वो केंद्र की नमामि गंगे परियोजना है या ऑल वेदर रोड है या चारधाम को ये रेलवे लाइन है, या कुमाऊं परिक्षेत्र में भी जो चीजें निकल करके आ रही हैं, जिनमें कैंची धाम को लेकर के भी बात चल रही है, या गोलजू के मंदिर को लेकर के भी, पुनर्निर्माण को लेकर के भी बात चल रही है, वो तमाम सारी चीजें मुद्दे और अन्य सीमा, तो जो सीमावर्ती जिलों को लेकर के जो भाजपा के राष्ट्रीय रणनीति है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं राज्य की जनता में प्रधानमंत्री को लेकर के एक अलग दृष्टिकोण है। अब उत्तराखंड में पिछली बार देखने को भी मिला था,
वो पिछली बार देखने को भी मिला था, लेकिन इस बार जो बिंदुओं पर हम बात कर रहे हैं, जैसा कि लगातार एक नेगेटिव और पॉजिटिव की बात अलग है, जो उन्होंने काम किया उसको भी सराहा जाएगा, या जनता किस तरीके से उसको लेती है उसके आधार पर चुनावी मैदान में किस तरीके से देखती है वो तो देखने वाली बात है। लेकिन भर्ती घोटाला हो, बेरोजगारी हो, सड़कों का विस्तार हो, महंगाई हो, ये ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सॉरी, मैं इन्हीं मुद्दों पर आ रहा था जी। आपने मेरी बात को मुझे रोक लिया जी। तो ये तमाम सारी चीजें हैं जो अभी जनता के दृष्टिकोण में हैं, चीजें हैं, लेकिन इसके इतर भी जो सवाल आपने कहा और जो बातें आपने कही, ये तमाम वो मुद्दे हैं जो विपक्ष के हाथ में हथियार देते हैं चुनाव के लिए। अब ये निर्भरता विपक्ष पर है कि विपक्ष इन मुद्दों को लेकर के किस प्रकार जनता के बीच में जाता है, जनता को कन्विंस करता है। अब अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव में जो प्रमुख प्रतिद्वंदी हैं उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस ही। बिल्कुल। तो भाजपा की जो संगठनात्मक स्थिति है वो बूथ लेवल तक मजबूत हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस की जो संगठनात्मक स्थिति है वहां अभी कार्यकारिणी के विस्तार को लेकर के ही चीजें सुलझ नहीं पाई हैं। तो नेता आपस में चीजों को लेकर टकराव कर रहे हैं। अच्छा, जो जिन मुद्दों को लेकर के मैंने अभी आपसे कहा कि ये मुद्दे विपक्षी दलों के हाथ में एक हथियार के रूप में है जो चुनाव में वो उनका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन भाजपा के लिए एक कह सकते हैं कि एनर्जी बूस्टर का काम अभी जो पूर्वोत्तर में जो चुनाव हुए हैं और वहां जो परिणाम निकल करके आए हैं वो एक एनर्जी बूस्टर का रूप का काम कर रहे हैं। तो वो तमाम सारी चीजें हैं जो भाजपा के पक्ष में मजबूत स्थिति में दिखती हैं, जो भाजपा को एक मजबूत स्थिति में खड़ा करती है। लेकिन कांग्रेस के पास और खासकर तमाम विपक्षी दलों के पास, क्योंकि मैं कांग्रेस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एक बड़ा विपक्षी दल है यहाँ पे उत्तराखंड में, ठीक है ना। एक बार ऐसा भी रहा जब 5 सीटें कांग्रेस के पास थी, उसके बाद से भाजपा के पास आई, फिर भाजपा के पास आई, अभी दोनों दल फिर मैदान में हैं। तो अभी जो वर्तमान स्थिति है, जो चाहे भर्ती घोटाले को लेकर के बात हो या महंगाई को लेकर के बात हो, है ना, जो उत्तराखंड में पेपर लीक वाले मामलों को लेकर के जो बात हुई हो, तो इन तमाम सारी चीजों को लेकर के विपक्ष के पास कड़े मुद्दे हैं। लेकिन समस्या ये है कांग्रेस के पास कि कांग्रेस के पास उस संगठन नहीं दिख रहा है जो इन तमाम मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा सके, चीजों को कन्विंस कर सके। अभी मैं नेगी जी की बात सुन रहा था। देखिए, नेगी जी जैसे कुछ कर्मठ कार्यकर्ता हैं कांग्रेस में जो पार्टी में, संगठन में निरंतर कार्य कर रहे हैं और एक सहजता के भाव के साथ, समर्पित भाव के साथ वो काम करते हैं। लेकिन वहीं कई ऐसी भी चीजें निकल करके आती हैं। बिल्कुल। क्योंकि हम राजेश बिष्ट जी, क्या लगता है चंपावत की जो जनता है दोबारा वही प्यार और दुलार दे पाएगी, या फिर खटीमा के लोगों ने जिस तरीके से नकार दिया था, तो आगामी दृष्टिकोण क्या है? देखिए, इस बारी मैं ये समझ के चलता हूँ कि पूरे प्रदेश के अंदर लोगों में निराशा है। लोग कहीं ना कहीं नाराज हैं, चाहे वो भर्ती घोटाले की बात को लेकर कीजिए या वो क्रांतिकारी साथी जो एक संगठन का निर्माण करके गांधी पार्क में बैठे थे, रात को 2 बजे जाके आप किस लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से उनको लाठियां भांज के लाते हैं? क्या वो इस प्रदेश के आतंकवादी हैं? वो क्या मांग रहे हैं आपसे? वो सिर्फ रोजगार मांग रहे हैं, और अपने प्रदेश के अंदर रोजगार मांगना कोई गुनाह नहीं है। उसके बावजूद आप पूरे प्रदेश के अंदर सिर्फ एक ही मुद्दे को लेकर घूमते हैं कि मोदी जी ने केंद्र से आपको राशन फ्री। आज 1 रैंक 1 पेंशन वाले वो सिपाही, जिन सिपाहियों की बात हो रही है, वो दिल्ली के जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं। वो आज भी वो व्यवस्था मांग रहे जिस व्यवस्था के लिए उन्होंने बॉर्डर पे शहादतें दी है। मैं ये समझ के चलता हूं कि प्रदेश के अंदर हो या केंद्र से हो, महंगाई पे कोई लगाम नहीं है। पेट्रोल डीजल 100 के पार कर दिया गया। आज हम किसी भी बुनियादी सुविधा की अगर बात करें तो हमारे प्रदेश के लोगों को आज भी अन्य राज्यों में शरण लेनी पड़ रही है। चाहे अस्पताल के मामले आप ले लीजिए, ठीक है विपक्ष नहीं बुना पाया उन मामलों को, हम मानते भी हैं कहीं ना कहीं हम विफल रहे उन चीजों में कि हम लोगों तक वो बात नहीं कह पाए या लोग उन बातों को समझ नहीं पाए। आज चंपावत की जनता जब किसी प्रकार का कोई कागज या आवेदन लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी के पास जा रही है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो निराश होकर 50-50 किलोमीटर वापस आ रहे हैं। आज अगर डीएम के पास चंपावत में कोई काम करने के लिए जाना है तो डीएम साहब सीएम साहब की व्यवस्था बनाने में लगे पड़े। तो इस समय चंपावत जिले में तो इतना बुरा हाल है कि किसी भी व्यक्ति का कोई काम नहीं हो रहा, घोषणाएं बहुत बड़ी बड़ी हुई। तो मैं ये समझता हूँ इस बारी विपक्ष जिन मुद्दों की बात रही, चाहे 2022 में विफलता रही, कोई बात नहीं, मौके हर बारी आते हैं। ऐसा नहीं है कि जीवन भर के लिए बीजेपी या कांग्रेस की कहीं पे अगर सरकार है तो जीवन भर के लिए है।
लोग आज ये समझने लग गए हैं कि बेरोजगारी पे सरकार के पास कोई विजन नहीं है, नशा मुक्ति के लिए सरकार के पास कोई विजन नहीं है। आज अगर प्रदेश में महंगाई बात रवीन करें जी, तो उस पे कोई कंट्रोल क्या नहीं है। वाकई कोई विजन नहीं है? रवीन जी, अनम्यूट करिएगा अपने आप को। जी जी जी, देखिए विपक्ष लगातार नकारात्मक बातों को लेके हमेशा से रहा ही है, चाहे वो चुनाव के दौरान हो चाहे चुनाव से इतर भी हो। ये हमेशा इस तरीके की नकारात्मक और लोगों को सामने झूठ बोलने की लगातार प्रयास करते हैं। अभी देखिए हमारे राजेश मिश्र जी, आपके प्रवक्ता, बड़े आसानी से कह रहे हैं कि हमारी बात को लोग नहीं समझ पाए। नहीं, आप कम से कम ये नहीं कह सकते। आपके झूठ को 2 बार दिल्ली नहीं दिया आपने, चुनाव लड़ा नहीं लड़ा मुझे नहीं मालूम है। मैं चुनाव लड़कर आया हूं, मैंने बड़े नजदीक से देखा कि बीजेपी वालों ने चुनाव किस तरीके से लड़ा है। तो अगर आप वो मुझे नहीं बताएंगे तो मुझे ज्यादा बेहतर पता है। आप लोगों के पास केवल मोदी जी का चेहरा था और फ्री राशन का था। मैं पूरे 600 गांव में घुमा हुआ व्यक्ति हूं, तो मुझे आप लोगों की ही पार्टी के लोगों ने स्पेशली कहा कि जितने गांव में आप घूमे उतने गांव में हम नहीं घूमे, और वो इस बात को साबित करते हैं कि राशन और मोदी जी का चेहरा, इसके अलावा प्रदेश के नेताओं के पास कोई दूसरी चीज। रवीन कुमार जी, मोदी जी का चेहरा या फिर और कोई नया चेहरा सामने आ सकता है? प्रदेश में बीजेपी की चुनावी जो नैया है किस आधार पर आगे जाएगी? देखिए मेरे को, मैं कभी भी किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ ना। जब मैं बात कर रहा हूँ तो जी, ऐसा बोलिए सामने रवीन वाले जी। को भी। राजेश जी ने बिल्कुल अपना समय में पूरा उपयोग किया और उसके बाद जब मैं बोलने लगा तो बीच में आ गए। तो देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि राजेश जी कम से कम ये बात नहीं कह सकते। 2 बार इनको दिल्ली में लोगों ने चुना है, लोगों ने इनकी बातों को सुन के इनको चुना है। 1 बार पंजाब ने चुना है, दोबारा एमसीडी में चुना है। तो कहीं ना कहीं आप ये नहीं कह सकते कि जनता को हम झूठ बोल देंगे या हम सच बोल देंगे या हम खरीद लेंगे। जनता बिक जाती है, जनता जादूगरी में आ जाती है, ये कहीं भी आप नहीं कह सकते। देखिए जनता का मूड है, जनता किसको पसंद करती है, जनता किसके करे हुए कामों को समझ आ जाती है, जनता किस प्रकार से वो लेती है, उसका अनेकों अनेक देश के अंदर उदाहरण है। तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे तो हम जो है पैसे देके जीत गए लेकिन दिल्ली में हमारी बात सुनी। तो ये बात अगर हमारी यहाँ पे भी लोगों को समझ आके अगर हमें वोट दिया है तो दिल्ली में आपको वोट दिए गए, आपकी बात को समझ के आपको वोट दिया। तो ये कहना गलत है कि राशन देके, फ्री का राशन देके, मोदी जी को देके। तो भैया फ्री का राशन देश की जनता, उन लोगों के लिए अधिकार है जिनको ये मिलना चाहिए। और आज पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि उन लोगों तक सीधी जो है मदद जा रही है जिनको ये मिलनी चाहिए। और यही कारण है कि आज देश की जनता, चाहे गरीब तबका हो, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, ऊपर की समाज का, सभी लोग आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शासन से खुश है। और यही कारण है। और एक छोटी सी बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। देखिए अभी ये कहा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पे नाराज है। मैं मान सकता हूं कि कुछ, लेकिन रविंद्र जी, जो अधिकारी हैं वो क्यों बेलगाम है? उन पर भी नकेल कसने की बात तो कहते हैं। सीएम धामी बार बार इस बात का जिक्र भी करते हैं कि जो अधिकारी हैं जो अपना काम ठीक से नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उन्हें उनकी ये गैर जिम्मेदाराना हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो उन पर भी लगाम लगाने की जरूरत है। रविंद्र जी 10 सेकंड में बात समाप्त कर दूं, आपकी बात का जवाब दूंगा। देखिए मैं कह रहा हूं कि नाराजगी हो सकता है कि किसी खाने में कुछ लोगों की हो, लेकिन जब लास्ट टाइम वोट का आता है तो आज भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देना उचित समझती है जनता, क्योंकि जनता ने इन सबके राज देखे हैं। 50-55 साल कांग्रेस का राज देखा है, दिल्ली में आम आदमी का पार्टी का राज देख रखा है, पंजाब में किस प्रकार से खालिस्तान अपना सिर उठा रहा है, इनके राज को देखा है। अगर भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई एक वर्ग नाराज होता है, लेकिन उसे पता है कि नाराज होऊंगा, इसका हल भी भारतीय जनता पार्टी के पास है, वो इसलिए हमारे साथ सदैव जुड़ा हुआ है। और इनके साथ सिर्फ हल बीजेपी के पास है और किसी पार्टी के पास नहीं है। कमल कांत जी आपके पास आएंगे। जनता का मूड इस बार क्या कुछ नजर आ रहा है? क्या लगता है सॉल्यूशन, उसकी समस्याओं का समाधान सिर्फ बीजेपी के पास है? देखिए भारतीय जनता पार्टी पर मैं सच बता रहा हूं कि धन बल तो है ही और हर चीज की मैनिपुलेशन करती है। चाहे वो क्या कहते हैं, अगर राज्यपाल को ही देख लीजिए,
राज्यपाल सैनिक का ही नहीं, नीचे के जो प्लेन्स के एरिया हैं जहां बाजपुर, गदरपुर और इन एरियो में जो सिख कम्युनिटी रहती है उनको भी मैनिपुलेट करने का एक सबसे बढ़िया था। अगर वहां पर भी अगर मैं कह रहा हूँ वहां अगर ये राज्यपाल कोई सिख नहीं होता, मैं रियली बता दूं, अगर यही नहीं होता कई जगह नहीं दोस्त देखो, मुझे सुन लीजिए पहले, रवीन जी सुन लीजिए फिर जवाब दे दीजिएगा। मुझे आपत्ति किसी कोई गलत मैं नहीं बोल रहा, मैं ना हम किसी को बोलते। राज्यपाल जी भाषण में बोलने लगे थे परेड ग्राउंड में, क्या औचित्य था। तो जिस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है, मैं बता रहा हूँ हर चीज का। अगर दूसरा एक हमारा कारण है, जो हमारा जो उत्तराखंड का जो विपक्ष है उसमें मैं भी हूँ, अन्य पार्टी है, सही टचिंग से नहीं बात कर रहे, न जनता तक जा रहे। जिस दिन सटीक गया ये 2 सीटों में सिमट जाएंगे, मात्र 2 सीटों में, 2 से 4 सीटों में। रियली बता दो, जब हम ढंग से प्रेजेंट ही नहीं होगा तो कौन देगा जनता। हमारी कमियां हैं, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, ये सारे विपक्षी दलों की कमियां हैं, मैं तो स्पष्ट बोल रहा हूं। मैं जो गलत कहूंगा, जिस दिन टचिंग रहे और सही स्पष्ट दिया उस दिन पता लगेगा क्या भाई। काम तो आपको जनता के लिए करना ही पड़ेगा ना। मतलब आप जब बीजेपी कह रही है हमने कर दिया, वो तो साफ कहती है 2025 तक ये परिपक्व हो जाएगा राज्य। क्या आपको लगता है 2025 तक ये परिपक्व हो जाएगा राज्य इस स्थिति में, जहां इतना अनएम्प्लॉयमेंट, स्वास्थ्य की, बेरोजगारी की, तमाम तरह की समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है। चाहे कानून व्यवस्था क्या अच्छी है उत्तराखंड में। लंबे समय से इस प्रदेश से क्यों, इस प्रदेश की पार्टी होते हुए, इस प्रदेश की राजनीतिक दल होते हुए लगातार हाशिए पे क्यों है? इनके क्षेत्रवाद और जातिवाद के कारण। आप लगाइए किस प्रकार से बात करते हैं। आप राज्यपाल सिख कम्युनिटी का है, क्योंकि बारसिंह, उधम सिंह नगर, काशीपुर सिख बेल्ट पड़ती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने राज्यपाल सिख बनाया। बहुत मैनिपुलेट करते हो सर, आप बहुत इस प्रकार की बातें हमें सब पता है। आप दूसरा सुन लीजिए आप एक बार, जब पहला, आपको पता है उत्तराखंड का पहला राज्यपाल कौन था? पता है आपको? पता है जी सिंह बरनाला जी थे। आप सोच रहे हो कि मेरा टेस्ट है, मुझे पता है। अंसारी जी थे, वो कुरैशी किया है, तो वो मतलब हमने किया तो राजनीतिक फायदे के लिए क्या, दूसरा करना था तो काबिल। अरे भैया, हमारे आम जनता किस चीज से खुश होगी? रवीन जी हम इस पर बात कर लें। हाशिए पर क्यों है? इस तरीके से काम किया जाएगा तो आम जनता कैसे खुश होगी? बिल्कुल, हमारी कमियां हैं। विपक्ष अपनी कमियां खुद गिना रहा है जी। सोनी जी देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में काम कर रही है, विकास के कार्य कर रही है, जनता के हित के कार्य कर रही है, और जनता को इस बात का पता है, जनता को पूर्ण रूप से इस बात का पता। आप लगाइए हरिद्वार। चलिए सूरज सिंह जी, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? जनता का मूड क्या कुछ नजर आ रहा है? सूरज सिंह जी अनम्यूट करिएगा। जी, मुख्यमंत्री जी ने बद्रीनाथ जी के विधायक को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि बद्रीनाथ की जो समस्या है वो, उस पर जो है वो कोई सवाल न पूछे, इसलिए जो है उससे बचने के लिए भी उन्होंने उनको नहीं बुलाया। अगर मुख्यमंत्री जी विकास के लिए समर्पित होते और वो ये चाहते कि विकास प्रदेश का होना चाहिए, तो वो बद्रीनाथ के विधायक को भी बुलाते और जो बद्रीनाथ की समस्या थी उस पर भी जो है उनके विचार जानते, उनकी क्या समस्याएं हैं, बद्रीनाथ के लोगों की क्या समस्याएं हैं उसको भी जानते। और जहां तक बात, अभी कई वक्ताओं ने मेरे से पहले कहा कि भारतीय जनता, और हमारे पत्रकार साथी भी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनसे जो है ये बहुत उत्साहित हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि 2 विधायकों पर सरकार बना लेना गठबंधन में, और उसके बाद इसको इस तरीके से मेघालय, नागालैंड, जितने भी ये राज्य हैं, ये छोटे छोटे राज्य हैं, और गोवा भी आपने देखा है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली की सत्ता ने किस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग करके वहां की सरकारों को जो है तोड़ा है, और तोड़ने के बाद जो है सरकार बनाई है।
और एक राज्य में अगर भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक आ जाते हैं तो वो खुशियां मना रहे हैं कि पूरे प्रदेश देश में। चलिए आपके पास वापस लौटेंगे सूरज जी। सिंह जी, आपकी आवाज ठीक से हम तक पहुंच नहीं पा रही है, आपके पास आएंगे कुलदीप राणा जी। अगर देखा जाए तो क्या कुछ समीकरण नजर आ रहे हैं बीजेपी बनाम कांग्रेस, अगर देखा जाए तो क्या कुछ स्थिति आप देखते हैं? प्रदेश में कम से कम 8 सांसद हैं, तो 8 गांव तो आदर्श गांव बन जाने चाहिए थे, पर वो नहीं बने। तो हमारा जो है विपक्ष का काम जो है, देखो विपक्ष का काम जनता के बीच में सरकार की विफलताओं को लेकर के जाना है। उसके बाद जनता हमारी बात पर विश्वास करती है नहीं करती है वो जनता के ऊपर है, और जनता जनार्दन है। अब जनता सब कुछ देखते हुए भी इनके जो है कह रहे थे कि जो है जनता भ्रमित हो जाती है, तो इनकी जो जादूगरी है, जो इनकी बातें होती हैं, उनके बातों के जो है माया जाल में जो है जनता फंस जाती है, और फिर 5 साल को जो है जनता को वही घोड़ा और वही मैदान, वही समस्याओं से जो है 2-4 होना पड़ता है। कुलदीप राणा जी, सूरज सिंह जी की बात आप सुन पा रहे होंगे कि क्या वाकई जनता को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है? क्योंकि कहा जाता है भ्रष्टाचार और कांग्रेस का चोली दामन का साथ है। बार बार ये आरोप भी इस तरीके के निकलकर सामने आते हैं, और पिछली बार 2022 में पुष्कर सिंह धामी ये बात कह भी चुके हैं कि देश हित से कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं है। देखिए, मैं कभी कभी ये नहीं समझ पाता हूँ, हमारी जो डिबेट होती है, एक तो हम विषय से बहुत ज्यादा भटक जाते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि कई बार मैं देखता हूँ कि जो विपक्षी प्रवक्ता हैं वो भाजपा की खामी बता रहे हैं या भाजपा की प्रशंसा कर रहे हैं कि इनके माया जाल में फंस जाती है। विपक्ष अपनी कमियां भी गिना रहा है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये, क्योंकि अगर माया जाल में फंस जाते हैं तो फिर तो भाजपा का ये तो बहुत शानदार माया जाल है जो उनको चुनाव में जीत दिला रहा है, ठीक है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। कभी कभी हम लोग, सबसे बड़ी समस्या क्या है उत्तराखंड में विपक्ष की, कि विपक्ष यथार्थ को स्वीकार नहीं करता है। मैंने एक बहुत लंबा समय अपने इस राज्य में मैंने पत्रकारिता करते हुए बिताया है, और उत्तराखंड के अनेक लोकसभा और विधानसभा चुनावों को कवर करते हुए अनेक लोकसभाओं में मेरा जाना भी हुआ है। और जिस तरह की उत्तराखंड की जो चुनावी स्थितियां हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा, अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता नेगी जी को सुन रहा था कि पूर्वोत्तर के छोटे छोटे राज्य, देखिए एक तरफ तो भारत जोड़ो यात्रा और दूसरी तरफ जो सीमावर्ती राज्य हैं वो छोटे छोटे राज्य हैं, इसलिए उनका महत्व नहीं। जी बिल्कुल। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। हालांकि पुष्कर सिंह धामी ने कहा भी था कि भारत छोड़ो यात्रा का जिक्र किया था, और कहा था राहुल गांधी को सलाह भी दी थी कि भारत समझो यात्रा कहा था। खैर नहीं, वो तो देखिए, अब वो राजनीतिक दल है, मुख्यमंत्री हैं, वो कुछ भी सलाह दे सकते हैं। मैं कोई शासकीय प्रवक्ता तो हूं नहीं, मैं राणा जी को थोड़ा रोकना चाहूंगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि थोड़ा सी रोकना चाहूंगा आपको कि जो बात उन्होंने भी कही थी, देखिए कुलदीप जी सुन लीजिए, सूरज सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राणा जी, मैं थोड़ा सी पहले भी मेरी बात नहीं चाहूंगा, एक मिनट थोड़ा सी मैं आपकी बात सुन लीजिए कुलदीप जी। मैं छोटे राज्य नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक आते हैं और वो खुशी मनाते हैं। 5 साल उन्होंने सत्ता का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया, वहां पर जो है किस प्रकार से विधायकों को तोड़ने का काम किया, किस प्रकार से केंद्रीय सत्ता का भी उन्होंने दुरुपयोग किया, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सबको लेकर के। चलिए इसका जवाब हम रविंद्र जी से बाद में ले लेंगे। जी कुलदीप जी कहिए। 2 सीटें आई और उसके बाद इतना बड़ा हवा खड़ा किया जा रहा है कि हमने पूर्वोत्तर को जो है फतेह कर लिया, पूर्वोत्तर को फतेह कर लिया। तो इस बात पर थोड़ा सी मुझको जो है ऐतराज है। जी 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 कुलदीप जी। नहीं देखिए नेगी जी, मेरे से ऐतराज जता करके अगर कांग्रेस को चुनावी जीत मिलती है तो मैं आपके तमाम ऐतराज को स्वीकार करता हूँ, ठीक है ना। मैंने जैसे पहले भी कहा ना कि हमारे साथ समस्या क्या है, आपके नहीं भारतीय जनता पार्टी हम हमारे राजनीतिक विपक्षी इसका जवाब रविंद्र जी देंगे। जी कुलदीप जी आप अपनी बात पूरी करिए। यथार्थ को लेकर के यथार्थ को स्वीकार नहीं करती है। और जहां तक मैंने उत्साह की बात करी कि राजनीतिक दल, उसमें भाजपा में उत्साह है, तो भैया अगर चुनाव में कोई भी राजनीतिक दल अगर एक पार्षद की भी सीट जीतता है तो उत्साह तो होगा। एक ऐसे क्षेत्र में जहां कांग्रेस की सरकारें रही हों, वहां भाजपा सरकार बना रही है, चाहे वो 2 विधायक ला रही है, 1 विधायक भी लेके आ रही है,
तो उत्साह तो होगा उस राजनीतिक दल में, और उसके कार्यकर्ताओं में अगर 2 सीटों पे भी इतना बड़ा उत्साह है तो ये तो समझने वाली बात है ना कि उन चीजों को लेकर के किस तरह का नजरिया है, किस तरह का दृष्टिकोण है। देखिए अभी जो राजेंद्र जी बात कह रहे थे भारत को लेकर के, अभी G20 को लेकर के दिल्ली में हमारे विदेश मंत्रियों का, विभिन्न देशों के विदेश मंत्रियों का आना शुरू हो गया है। और जब चीन के विदेश मंत्री दिल्ली पहुंचे तो कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां उनके विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, काले झंडे, काले कपड़े पहन करके कुछ इस तरह का प्रदर्शन हो रहा था कि भाई चीन के विदेश मंत्री यहाँ क्यों हैं, भारत सरकार की दोगली नीति है, तमाम सारी चीजें। और जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद के दावेदार राहुल गांधी कैम्ब्रिज जाते हैं, लंदन में जाते हैं और वहां वो चीन की प्रशंसा करते हैं, तो कल शाम की बात है कि मैं लोगों के बीच में था, तो लोग इस चीज को लेकर के बड़े आश्चर्य में थे कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी यहाँ विरोध कर रही है और वहां उसके नेता जो है उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो ये तमाम सारी चीजें हैं, जनता क्या एकजुटता नहीं है कांग्रेस में सूरज सिंह जी? एकजुटता नहीं है। यथार्थ को देखें, अभी हमारा मुद्दा उत्तराखंड के 5 सीटें हैं। उत्तराखंड की 5 सीटों को लेकर के चुनाव संगठन को लड़ना है। भाजपा के साथ प्लस पॉइंट ये है कि सरकार भी उनकी है। हम लोग वहीं थे सचिवालय में जब ये मीटिंगें हो रही थी और हमने पूछा भी कि भाई क्या सारे विधायक आए हैं, क्योंकि पौड़ी लोकसभा में 14 सीटें हैं विधानसभा की और उसमें मात्र 1 सीट है जो कांग्रेस के पास है, बद्रीनाथ विधानसभा की। तो यही पता चल रहा था कि बद्रीनाथ विधानसभा के विधायक वहां आए नहीं हैं। अब आए नहीं है या बुलाए नहीं गए हैं ये तो मेरे क्योंकि हमें स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया, क्योंकि मैंने समझता कि शायद पुष्कर सिंह धामी इस तरह की कोई गलती करेंगे कि वो एक विधायक को ना बुलाएं और मौका दें इस तरह का करने का, खासकर तब जब उनकी स्थिति वहां बहुत मजबूत है, बहुत बेहतर स्थिति में है ना। तो विपक्ष को यथार्थ को देखना चाहिए। नहीं ठीक है, हाँ हो सकता है नहीं बुलाया हो, यथार्थ को देखें। जो स्थानीय मुद्दे हैं उन मुद्दों को पूरी जोर शोर से उठाएं। निसंदेह कि मुद्दे नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुद्दे नहीं है, बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। और जैसा अभी मैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता को भी सुन रहा था, यूकेडी के प्रवक्ता को भी सुन रहा था, उन्होंने भी राज्य में बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं भाई, इन मुद्दों को उठाएं, वो बिल्कुल लेकर के जाए जनता के बीच मुद्दे में। और जिन मुद्दों को लेकर पार्टी संगठन, लेकिन जनता के बीच में आप तब जाएंगे ना जब आपके पार्टी संगठन में वो चीजें हो, विस्तार हो, संगठन में ही आपस में चीजें इतनी टूट फूट की है, एक दूसरे के प्रति खुले मंच पर बयान दिए जा रहे हों, तो फिर चीजें एक पुख्ता तरीके से चुनावी मैदान में नहीं उतरी जाती। कमलकांत जी आपके पास आएंगे। रविंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ देखिए, मैं अभी जिस प्रकार से हमारे राणा जी ने बताया कि दिल्ली के अंदर G20 सम्मेलन को लेके जिस प्रकार से विदेश मंत्री आ रहे हैं, चाइना के विदेश मंत्री को लेके जिस प्रकार का कांग्रेस विरोध कर रही है और वहीं कैम्ब्रिज में राहुल जी चाइना की बड़ाई कर रहे हैं, तो ये इनका फार्मूला, कुलदीप जी आप ये समझिए, इन्होंने एक फार्मूला दिया था भारत जोड़ो यात्रा में सत्याग्रह का, कि सत्याग्रह मतलब सत्ता की राह को ना छोड़ना। तो ये उस फार्मूले पे काम कर रहे हैं, ये सत्याग्रह यहाँ कर रहे हैं और सत्ता की राह पे कैम्ब्रिज में जो है ये अपने भाषण को जिस प्रकार से दे रहे हैं, ये राहुल जी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं कि सत्याग्रह का एक नया ही मीनिंग जिस प्रकार से इन्होंने बनाया है उसी मीनिंग के अनुसार आज जो है आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहते हैं रविंद्र कुमार जी, और दोहरे चरित्र की भी बात की जाती है कांग्रेस के लिए अगर बीजेपी की तरफ से बात की जाए, और साथ ही जो पूर्व कांग्रेसियों को सरकार और पार्टी में महत्वपूर्ण पद भी दे दिए जाते हैं। तो ये समझ में नहीं आता है कि आखिर चल क्या रहा है। पिछली बार की हम बात कर रहे हैं, आपके पास आएंगे कमलकांत जी, क्या लगता है इस बार क्या कुछ नजरिया हो सकता है, क्योंकि कुछ एक मुद्दे ऐसे बड़े हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं एक किरकिरी झेलनी पड़ी है, चाहे वो अंकिता भंडारी हत्याकांड हो या भर्ती घोटाला हो, ये काफी बहुचर्चित मुद्दे रहे हैं। देखिए, जहाँ तक राज्य में कानून व्यवस्था की बात है तो उसमें क्वेश्चन तो उठते ही हैं, चाहे अंकिता का मामला हो, चाहे क्या परीक्षा कराने के लिए, तो इन परीक्षाएं कराने के लिए एक बार नहीं कई बार परीक्षाएं कराने के बाद सरकार असफल हुई है और ये क्या कहते हैं युवाओं में संदेश गया है। लेकिन एक बात ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी किसी बात को मानती नहीं, वो ठीक है, वो अपना प्रचार में
उन पर एक तंत्र है, वो किसी बात को मानने को तैयार नहीं है। वो उनका अपना नजरिया वो स्पष्ट, और उनका कहना भी स्पष्ट सही है कि जब हमें वोट मिल रहा है तो हम किसी की बात को नहीं सुनेंगे जब तक। और मैं स्पष्ट बोलता हूं, जैसे कि अभी पत्रकार महोदय जी ने बिल्कुल सही कहा, हम स्पष्ट रूप से जब तक जनता के पास नहीं पहुंचेंगे और स्पष्ट रूप से मैसेज नहीं देंगे, प्लस उनकी टचिंग में नहीं आएंगे, तब तक जनता नहीं समझेगी। हम वो टचिंग पैदा नहीं कर पा रहे अब पूरी विपक्ष, और जब तक वो टचिंग पर नहीं आएंगे, आप जिस दिन आएंगे उस दिन मैसेज भी जाएगा। समय कम है रविंद्र कुमार जी, अगर देखा जाए तो अब इस बार क्या कुछ मुद्दे हो सकते हैं और उन मुद्दों पर खरा उतरेगी बीजेपी? देखिए, मुद्दा एक ही है, विकास का मुद्दा है, जनता के हितों का मुद्दा है। जनता को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत दी जाए, ज्यादा से ज्यादा स्वरोजगार के साधन उपलब्ध किए जाए, ज्यादा से ज्यादा अपने उत्तराखंड का यशस्व हो, वर्चस्व बढ़े, पूरे प्रदेशों में, देश के अंदर उत्तराखंड प्रथम राज्य बने, अग्रणी भूमिका निभाए। ऐसी कामना के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी राह पे सरकार को लेके चल रही है, और कहीं ना कहीं हम इन कामों में सफल भी हो रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री। लेकिन इसके बावजूद भी विरोध कहीं ना कहीं झेलना पड़ रहा है और मुद्दे कई सारे ऐसे निकलकर सामने आ जाते हैं जिनको लेकर सवाल खड़ा हो जाता है सरकार की कार्यशैली को लेकर, वो भले ही जिम्मेदार आला अधिकारी हो या कोई भी तबका हो। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखा जाए लोकसभा चुनाव में अभी 1 साल बाकी है, लेकिन इसको लेकर जो उत्तराखंड के सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी, वो पूरी तरह से उनकी 5 सीटों में फोकस नजर आ रहा है और उसको लेकर रणनीति बनाई गई है और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। लेकिन अब जनता का मूड क्या कुछ नजर आता है, ये फिलहाल चुनावी मैदान में जो प्रतिनिधि उतरेंगे वो जनता का प्यार ही बता पाएगा कि क्या कुछ मुद्दों को लेकर वो उन मुद्दों पर खरा उतर पाएंगे या नहीं। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।